नमस्कार। कल हमने हिमालय का पार्ट वन मतलब लास्ट लेक्चर में हमने हिमालय का पार्ट वन देखा, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना था पूरा कि ट्रांस हिमालय किस तरह है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। उसमें सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। फिर बाद में हमने ये भी जाना कि लद्दाख के पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है राकापोसी पर्वत श्रृंखला, जो सबसे विश्व की सबसे तीव्र धार वाली पर्वत श्रृंखला है। उसी तरह आज हम महान हिमालय देखेंगे। महान हिमालय बराबर। अब हिमालय, मेन हिमालय शुरू हो रहा है। अभी तक क्या कर रहे थे, हिमालय के ऊपर का जो भाग था हम वो पढ़ रहे थे, जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं महान हिमालय। महान हिमालय जिसे हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, जो नंगा पर्वत से लेके पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके पूर्व की तरफ तिब्बत में नामचा बरुआ पर्वत तक में जो हिमालय फैला है, हम वहाँ भारत के अंदर जो 2500 किलोमीटर में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, हम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें फर्स्ट है सबसे ऊपरी, सबसे एकदम हिमालय के एकदम ऊपर में ट्रांस हिमालय, और फिर शुरू हो रहा है हिमालय। और इसमें हिमालय में बोला जाता है सबसे बड़ा महान हिमालय। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि महान हिमालय की ऊंचाई, हाइट करीब करीब 6000 से 6100 मीटर है। मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 365 दिन बर्फ में छाया हुआ, क्योंकि 4000 और उसके ऊपर जितने मीटर से ऊपर जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी वो 365 दिन फिक्स रहेगी, मतलब बर्फ से ढकी होंगी। विस्तार की बात करें तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके जो सिंधु गाज भी बनता है वहाँ पे, और पूर्व में नामचा बरुआ पर्वत जो ब्रह्मपुत्रा के लिए गाज का निर्माण करता है वहाँ पे। ये दो पर्वत श्रृंखला के मतलब नंगा पर्वत और नामचा बरुआ पर्वत के बीच का पूरा हिस्सा हम हिमालय में काउंट करते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, रचना की बात करें तो इसका आंतरिक कोड ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों से इंटरनल पूरा हिमालय का ये भाग बना है। और दूसरी बात कि ग्लेशियर में बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतपथ, हिमनद, इस तरह बहुत सारे ग्लेशियर हैं। इसलिए नदियों में हम जब पढ़ेंगे कि हिमालय की नदियाँ, जितनी भी उत्तर की नदियाँ हैं, वो 365 दिन पानी प्रवाह बना रहता है। क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में पानी प्लस हिमालय द्वारा, हिमालय से निकलती हुई पानी की धाराएं वो मैदानी प्रदेश में आती हैं। तो यमुना, गंगा, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो 365 दिन पानी प्रवाहित करती है। ठीक है, तो ऊंचाई मैंने आपको बता दी 6000 6100 करीब, और चौड़ाई होती है 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। मतलब हिमालय की चौड़ाई जो है 120 से 200 किलोमीटर तक आपको उसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। अब विश्व की सबसे बड़ी बड़ी जो शिखरें हैं पर्वत श्रृंखला, जैसे माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हैं, ये इसी श्रृंखला में आती है। हम क्रम वाइज आपको उनका नाम बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और नामचा बरुआ पर्वत जो है पूर्व में, ये भारत में ना होके तिब्बत में है, और वहाँ से हिमालय, मतलब वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी भी टर्न ले रही है, और हिमालय भी नामचा बरुआ पर्वत से बाद में नीचे की तरफ मुड़ रहा है। और नीचे की तरफ जब आता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक बता दूं मैप, देखिए ये कैसे है कि नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत इधर से घूमता है, और ये आपका हिमालय का देखो। तो हर राज्य में अलग अलग नाम से हिमालय को पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो महान हिमालय में
शुरू करते हैं कि कौन कौन सी सबसे बड़ी पहले पर्वत श्रृंखला है, जो क्रम वाइज पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा, आप रेफरेंस बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें सीक्वेंस में आपको सारे नाम दिए जाएंगे। हमें केवल ये नाम याद रखने हैं कि कौन सी पहाड़ी कितनी हाइट की है। कहीं अगर सवाल पूछ ले रहा है तो हमें आना चाहिए। कंचनजंगा जो सिक्किम में है 8,598 मीटर की है हाइट। फिर बाद में मकालू जो नेपाल में है 8,481 मीटर। धौलीगंगा नेपाल 8,172 मीटर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है जो 8,126 मीटर है हाइट में। अन्नपूर्णा नेपाल में है। ज़्यादातर अन्नपूर्णा नेपाल में 8,076। आपको ज़्यादातर जितनी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला है ना, वो सब नेपाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि वो हिस्सा आगे चल के नेपाल होते हुए जा रहा है, इसलिए। नंदा देवी उत्तराखंड में है जो 7,817 मीटर। नामचा बरवा जो तिब्बत में है 7782 7,782 मीटर है। इसके बाद में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हमें महान हिमालय में उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, जैसे नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपुछ है, बद्रीनाथ है। ये 4 हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। किसमें? महान हिमालय में। उसके बाद में महान हिमालय की बात करें तो एवरेस्ट नेपाल में है, ये आपको मैंने बताया। और नेपाल में इसे कहा जाता है चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में चोमोलुंगमा कहा जाता है। एक ये नाम याद रखेगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। और ये नेपाल में जो बोला जा रहा है ये तिब्बती लैंग्वेज में है, मतलब ये जो चोमोलुंगमा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, उससे बोलेंगे तिब्बती लैंग्वेज में चोमोलुंगमा, ठीक है। फिर इसी हिमालय में, महान हिमालय में 2 ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। क्योंकि गंगा नदी भी यहीं से निकल रही है और यमुना भी यहीं से निकल रही है। गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। तो यहाँ से हमें 2 ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन जो फेमस ग्लेशियर हैं और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाद में हम देखें तो महान हिमालय, जिसे हिमाद्री से लघु हिमालय के बीच का मैदानी प्रदेश है। तब जैसे हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का मैदानी प्रदेश के नाम दिया था, उसी तरह महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में भी मैदानी प्रदेश होते हैं, जिनको हम मेन थ्रेस्ट के नाम से जानते हैं। मेन थ्रेस्ट के नाम से जानते हैं। तो महान हिमालय में पढ़ने की बात करें तो जितने सवाल अगर बन रहे हैं, देखिए नदियाँ, दर्रे, ये सब अपनी जगह में हैं, लेकिन हिमालय, महान हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कितनी हाइट है, कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, ये अभी ये हमने पढ़ा। हिमालय के बाद में नदियों के आधार से भी तोड़ा जा रहा है। नदियों के आधार से 4 विभाग में हिमालय को भी तोड़ेंगे, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब शुरू कर रहे हैं हम महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय, ठीक है। अब लघु हिमालय आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ मैदानी प्रदेश दिख रहा है, और ये मैदानी प्रदेश जो दिख रहा है, तो यहाँ ज़्यादातर टूरिज़्म ज़्यादा यहाँ जाता है। शिवालिक तो ठीक ही है, वो नीचा वाला हिस्सा है, लेकिन लघु हिमालय खास करके ये पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, जो हर साल लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ घूमने जाते हैं, ठीक है। तो मध्य हिमालय की बात करें तो इसकी ऊंचाई करीब करीब
3700 से लेके 4500 तक है। अब मैंने आपको बताया कि 4000 या उसके ऊपर जितनी भी हिमालय की श्रृंखला होंगी वो सब बर्फ़ से ढकी होंगी। तो 4000 के नीचे कहीं कहीं बर्फ़ है, कहीं कहीं मैदानी प्रदेश देखने को मिलेगा। आपके सामने देखिए कि ऊपर वाइट दिख रहा है लेकिन नीचे मैदानी प्रदेश है, क्लीन घास के मैदान। ठीक है, अब ये हिमालय में घास के मैदान भी हैं जो अलग से पढ़ा जाएगा। हम खाली अभी पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हैं हिमालय, ठीक है, उससे तथ्य जो जो जुड़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। चौड़ाई की बात करें तो 80 से 120 किलोमीटर की चौड़ाई है इस मध्य या लघु हिमालय कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियाँ आई हैं, मतलब लघु हिमालय में छोटी छोटी आपको श्रेणियाँ देखने को मिलेगी। जैसे देखिए, पीर पंजाब सबसे लंबी, धौलाधार, महाभारत श्रेणी। और यहाँ घूमने लायक पर्यटन में देखें जो आपने बहुत नाम सुना है तो शिमला, मनाली, नैनीताल, कुल्लू, ये सारी श्रृंखलाएं भी इसी के अंदर आती हैं। मतलब ये समझिए कि आप जितने भी जगह घूमने जा रहे हैं हिमालय की तरफ, नॉर्थ में, पर्वत में, वहाँ सब आप ज़्यादातर आप लघु हिमालय में ही जा रहे हैं, उससे ऊपर अभी नहीं जा रहे और ना ही पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो पीर पंजाब। अब पीर पंजाब के बारे में थोड़ा जानते हैं, 1 बाय 1 करके जानना जरूरी है क्योंकि उसमें से सवाल बनते हैं। तो पीर पंजाब उत्तर की तरफ, उत्तरी भाग में, मतलब चलिए पीर पंजाब की बात कर रहा हूँ। ये हमें जस्ट स्लाइड को खाली देख रहे हैं और कुछ नहीं समझना है। पश्चिम की तरफ पीर पंजाब श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर और दक्षिण जम्मू में फैला हुआ है। जम्मू से श्रीनगर के लिए एक सड़क जा रही है और उस सड़क को बोलते हैं बनिहार दर्रा। जहाँ से हुए जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक ही रोड है जिसे बोलेंगे बनिहार दर्रा। ठीक है, जहाँ पर बना हुआ है एक सुरंग, टनल, जिसे बोलते हैं जवाहर सुरंग। ओके, माता वैष्णो देवी इसी पीर पंजाब श्रेणी में आता है। ठीक है, जो लघु हिमालय में है। और यहाँ जो घास के मैदान हैं उन्हें बोला जाता है मुर्ग। पीर पंजाब में जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों को बोला जाता है मर्ग भी बोला जाता है। जहाँ आपको देखना गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये घास के मैदान हैं। ठीक है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, यहाँ आपको घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। देखिए, फिर घाटियाँ भी देखने को मिलेगी। बारिश के सीजन में सारी घाटियों में पानी जो बह के आता है वो बढ़ता है, पानी का स्तर। ये तो अभी समझ लीजिए कि ठंडी के सीजन के पानी है, फिर बारिश का भी जुड़ता है उसमें और प्लस होता है। फिर बाद में आता है सेकंड धौलाघाट श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। मतलब हमने लघु हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा है। अभी खाली 4 हिस्सों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि यहाँ घूमने लायक जो प्लेस हैं वो अलग अलग जगह में देखने को मिलता है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। अब आप धौलाघाट श्रेणी देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, और धौलाघाट श्रेणी में जिसकी कैपिटल है, राजधानी है शिमला भी घूमने जाते हैं। ठीक है, धौलाघाट श्रेणी के पूर्व में, इसी धौलाघाट श्रेणी के पूर्व में हमें देखने को मसूरी, और जो मसूरी कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में। ठीक है, घास के मैदानों को यहाँ बुयाल या पयाल नाम से जाना जाता है। मतलब कि धौलाघाट श्रेणी के घास के जो मैदान हैं। ठीक है, फिर बाद में आता है महाभारत श्रेणी, नेपाल में है, हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में आता है नागटिम्बा श्रेणी, जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा नेपाल में। ठीक है, लघु हिमालय सेकंड कह सकते हैं कि महान हिमालय के बाद आता है, लेकिन उसके बाद शिवालिक हिमालय है।
आप अगर गूगल में कभी सर्च करेंगे कि शिवालिक हिमालय, तो आपको शिवालिक हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत देखने को मिलेगा, शिवालिक, जो शिव के जो मूर्ति है हमारे पूजा के लिए, उस आकार में दिख रही है, उस आकार में दिखती है, इसलिए इसका हिमालय का ये वाले हिस्से का नाम हुआ है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो यहाँ देखिए लघु हिमालय, ये देहरादून देखने को मिल रहा है, यहाँ शिवालिक हिमालय की श्रेणी दिख रही है, बीच का मैदान भी देखने को मिल रहा है, और बीच के मैदान को बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रेस्ट। मेन बाउंड्री थ्रेस्ट मतलब कि मैदानी हिस्सा है। यहाँ लघु हिमालय हो गया और इस तरफ शिवालिक हिमालय हो गया। और अभी हमने देखा कि मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश है, तो बीच के मैदानी प्रदेश को बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रेस्ट। ओके, अब आते हैं शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से जो एक नई श्रेणी की शुरुआत हुई, प्लस एक थोड़ा बहुत और अलग से, क्योंकि ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है। ठीक है, 900 मीटर से 1100 मीटर आपको उसकी हाइट देखने को मिलेगी। फिर पश्चिम में दून, मतलब देहरादून, जैसे 2 दून है, तो देहरादून से शुरू होती है, पूर्व में हरिद्वार तक ये फैली है, मतलब कि दून और द्वार, आपको ये 2 श्रृंखलाएं भी यहीं पे देखने को मिल रही है। और स्थानीय नाम जम्मू हिल्स, डफला, मीर, अबोरा जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो भी इसी का हिस्सा है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि जैसे जैसे ये श्रृंखला जम्मू कश्मीर में चौड़ी है, वैसे वैसे ही ये श्रृंखला जब अरुणाचल प्रदेश में जा रही है तो सकड़ी होती जा रही है, किलोमीटर चौड़ाई इसकी कम होती जा रही है, लेकिन हाइट बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि नेपाल हिमालय में ही सबसे ज़्यादातर बड़े बड़े पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट से लेके जो भी समझे आप। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ। अब एक्चुअल में शिवालिक हिमालय जब मैं आपको बताऊं कि बीच में शिवालिक हिमालय आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बीच के हिस्से में ऐसा लगेगा कि शिवालिक हिमालय गायब हो गया है, लेकिन जब पश्चिम से शुरू होते होते चौड़ाई के हिसाब से जब इधर को सकड़ा होता जा रहा है तो अचानक से वो गायब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिवालिक हिमालय है ही नहीं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही पहुँचते हैं तो हमें 4 हिमालय या 4 पर्वत श्रृंखला मिलती हैं जो शिवालिक की हैं। ठीक है, और उस 4 हिमालय में एक नाम है डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। जो ये चारों जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश की 4 जनजातियाँ हैं, उनके नाम से ये 4 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दे दिया गया है। क्या नाम है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, ये 4 नाम दिया है। उसके बाद में लघु और शिवालिक हिमालय के बीच की जो कुछ घाटियाँ हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ कुछ घाटियाँ हैं जहाँ से पानी भी बहता है, और कुछ ऐसे पिकनिक प्लेस या धार्मिक प्लेस भी कह सकते हैं। तो घाटियों में 2 घाटियाँ देखने को मिलेंगी, और उन घाटियों में जैसे दून और द्वार, देहरादून और हरिद्वार, इस तरह की 2 घाटियाँ देखने को मिलेगी। ये कहाँ पे देखने को मिल रही हैं हमें? यहाँ पर, ये देखो, जैसे यहाँ दून है तो दून घाटी मिल गई, आपको द्वार भी मिलेगी, तो इस तरफ मिलेगी हरिद्वार। इस तरह की घाटियाँ हैं। ठीक है, फिर बाद में इसी संदर्भ में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें हिमालय को अगर प्रादेशिक तौर पर अगर विभाजित किया जाए, प्रादेशिक तौर पर,
तो हिमालय को नदियों के द्वारा भी विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, नदियों को हमने 4 हिस्सों में हिमालय को नदी के हिसाब से बांट दिया है। आपके सामने पंजाब, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ये हिमाचल प्रदेश की तरफ होगा, नेपाल हिमालय, और बाद में असम की तरफ, अरुणाचल प्रदेश असम की तरफ से हिमालय। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो हिमालय की बात करें, वो 560 किलोमीटर में लंबा है, 560 किलोमीटर। और 560 किलोमीटर जो लंबा है, उसमें मेन जितने भी, ये समझो कि मैं आपको बताऊं, सिंधु से सतलज नदी के बीच, सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय, उसे बोलेंगे कश्मीर हिमालय, ठीक है। फिर सतलज से काली नदी के बीच में बोलेंगे कुमाऊं हिमालय, 320 किलोमीटर आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ लिया जा सकता है बड़ी एग्जामों में। फिर नेपाल में जो हिस्से में हिमालय है, तो काली नदी से तीस्ता नदी, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का हिमालय जो 800 किलोमीटर का है, उसे बोलेंगे हम नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र दिहांग तक 750 किलोमीटर का जो हिमालय है, उसे हम बोलेंगे असम हिमालय। मतलब हम हिमालय को 4 टुकड़ों में अगर बांट रहे हैं, तब जाके हमें वो हिमालय का कुछ खास समझ में आता है कि हिमालय को हम 4 हिस्सों में बांट के भी पढ़ा जा सकता है। क्या बोलेंगे? पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सिंधु से सतलज कश्मीर हिमालय, सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। ये सवाल पूछा जा चुका है और कई बार पूछ लिया गया भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिमालय हमने यहाँ असम हिमालय तक पढ़ा, लेकिन उसके बाद हिमालय जैसे ही पूरब से दक्षिण की तरफ मुड़ता है, तो हर राज्य में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। देखिए, यहाँ से मुड़ गया, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, जो नदियों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश जैसे ये मुड़ती है, तो राज्य हिसाब से अलग अलग नाम भी जाना जाता है। तो देखिए, पूर्वांचल में जो 7 सिस्टर है, वहाँ पे अलग अलग नाम से, जैसे मैं आपको बताऊँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, पटकुई-गुम पहाड़ी, इस तरह अलग अलग नाम से जाना जाता है। खाली इतना है कि मेघालय की पहाड़ियों को हिमालय की पहाड़ी का हिस्सा नहीं कहा गया है। मतलब जो यहाँ मेघालय है, गारो खासी जैंतिया जो 3 नाम हैं, वो हिमालय की पहाड़ी नहीं है, ये आप याद रखें खाली, ठीक है। गारो खासी और जैंतिया, ये 3 जो पर्वत श्रृंखला हैं यहाँ पर, वो 3 पर्वत श्रृंखला लाइन में है और वो वहाँ की जनजातियों के नाम पर है, लेकिन हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ देखिए, विश्व की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कितनी है? 8,848.86 मीटर। इस बार नेपाल और चाइना ने मिलकर जो मेजरमेंट किया, उसमें ये आया है 0.86 मीटर, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल और चाइना ने जो मापा है हिमालय को, उसमें एवरेस्ट को, एक इक्वल आया है। बाकी हर बार कुछ ना कुछ मीटर में फर्क होता था, ठीक है। विश्व की सबसे सर्वोच्च श्रृंखला है। फिर भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बोलेंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर है। भारत की जो कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में। लेकिन ये हाल फिलहाल में कहाँ पर है? पीओके में है। तो अब पीओके में है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में और भारत के अंदर जो हमारे कंट्रोल में है, वो कौन सी है?
तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च और भारत में ही है जिसके ऊपर भारत का वर्चस्व है, तो हम बोलेंगे कंचनजंगा 8,598 मीटर। देखिए आपको एक पैरामीटर दिखा रहा है 8,800, फिर बाद में 8,600 और ये 8,400। मतलब कि भारत की दो श्रृंखलाएं सबसे बड़ी K2 जो पीओके में है, जो भारत पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन भारत के अंदर खुद की, हम इसे भी अपना ही हिस्सा मान रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो सिक्किम में है और सिक्किम भारत का हिस्सा है, तो आपसे सवाल पूछे तो याद रखिए कंचनजंगा होगा। फिर बाद में नंदा देवी, भारत के भीतर नवीन निर्मित मतलब ऊंची चोटियों में भी नंदा देवी को भी गिना जाता है। तो ये आप 3 श्रृंखलाओं को भी याद रखेंगे। और नेपाल और भारत के कुछ दिग्गज पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जैसे नंगा पर्वत है और नामचा बरुआ पर्वत है। उसके बीच में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, नंदा देवी, ये कुछ पर्वत श्रृंखला हैं जो हमने आपको थोड़ी देर पहले नाम बताया था। ठीक है, तो हिमालय में कुछ ये हैं। फिर बाद में हिमालय और हिमनद के बीच में हम नेक्स्ट अलग से लेक्चर पढ़ेंगे, दर्रे होते हैं। दर्रों का मतलब ये होता है कि पहाड़, नदियाँ पहाड़ को काट काट के कुछ रास्ते बना रहे हैं, और वो रास्ते जो बनाती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाया जाता है। तो वो चीज़ हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लिए धन्यवाद।